हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो देखने वाले हैं रीतिकाल से संबंधित प्रश्न होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इससे पहले जो मैंने आदिकाल, सबसे पहले भाषा साहित्य मैंने कराया है, उसके बाद आदिकाल भक्तिकाल मैंने करा चुका है। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और ऑथेंटिक सोर्स से सारे प्रश्न किया गया है। तो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है क्या है? पहला प्रश्न है कि हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति, यहाँ पर प्रथम कृति पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको बिहारी सतसई नहीं लगाना है, आपको लगाना है हित तरंगिणी, ठीक है। हित तरंगिणी कब की है? 1541 की है। किसकी है? तो ये कृपाराम कृत है, ठीक है, कृपाराम कृत है। तो ध्यान रखना है, ये हित तरंगिणी जो है 1541 की है, कृपाराम कृत है, ये सतसई परंपरा की प्रथम कृति है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पूछा जा रहा है कि गेय पदों की रचना कौन सी है? तो इनमें से गेय पदों की रचना कौन सी है? तो कवि प्रिया तो है नहीं, बिहारी सतसई भी नहीं है, काव्य मंजरी भी नहीं है, सूर सागर है। ये किसकी है? तो सूरदास कृत है, ठीक है। किसकी है? सूरदास कृत है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार दोनों का समन्वयात्मक योग है? तो ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने भक्ति और श्रृंगार दोनों को समन्वयात्मक यानी समन्वय करके लिखा है? तो भक्ति और श्रृंगार किसकी रचनाओं में पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो कवि हैं वो हैं कौन? तो ये सेनापति हैं, ठीक है। कौन है? तो सेनापति हैं, आपको ध्यान रखना है, जिनकी रचनाओं में आप भक्ति और श्रृंगार दोनों को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो कौन से ऐसे कवि हैं इनमें से जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो वो हैं घनानंद, क्योंकि रीति मुक्त कवि हैं, इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। और बाकियों को भी आप ध्यान में रखना है आपको कि चिंतामणि, मतीराम और भूषण, इन्होंने जो है लक्षण ग्रंथ की रचना की है। ये रीतिबद्ध कवियों में आएंगे, लेकिन ये जो घनानंद है ये रीति मुक्त के हैं, ठीक है, स्वच्छंद कवि माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या है, पंक्ति दी गई है कि तंत्रीनाद कवित रस सरस रात राग रतिरंग अन्न बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े से अंग। तो ये जो है ये बिहारी की पंक्ति है और काफी फेमस है, कितनी बार कितने एग्जामों में पूछी गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद प्रेम का निर्बाध गायक कौन है? तो स्वच्छंद प्रेम के जो निर्बाध गायक के रूप में माने जाते हैं ये आलम है, ठीक है, आलम। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रीति मुक्त कवि में भी गिने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये तो बहुत ही फेमस पंक्ति है, सभी को पता होगा। इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं में चरितार्थ किया है? तो ये तो बिहारी जी आएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है, यहाँ पर बिहारी जी आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो ऋतु वर्णन रीतिकाल में जहाँ पर श्रृंगारिक चेष्टाएं, श्रृंगारिक रचनाएं और श्रृंगारिकता ही भरी पड़ी थी, वहाँ पर ऋतु वर्णन जो खास एक विशेषता होती है वो किसमें देखी गई? तो ये कवि थे सेनापति, ठीक है, सेनापति थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि काव्य की रीति शिख्यो सुखवीन शो। तो यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये भिखारी दास की है, ठीक है, भिखारी दास। और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो एक रचनाओं पर भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? तो किसने लगाया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं, कोई दूसरा नहीं था। कि रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों का अवहेलना इनके द्वारा बोला जा रहा है कि रीतिकालीन जो कवि थे उन्होंने भाषा में मिश्रण डाली इधर उधर की, और क्या किया कि व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया। ऐसा कौन कर रहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है कि हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये छंदार्णव पिंगल हो जाएगा। किसका है? तो ये भिखारी दास जी का है। अभी मैंने बताया कि भिखारी दास जी का जो जितने भी भिखारी लिख दिया, ठीक है, तो भिखारी दास का है। तो भिखारी दास की जितनी भी रचनाएं हैं काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तो सुधा निधि जो है ये तोष कवि का है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है सर्वरस विवेचक, अच्छा वही आ गया है। चलिए अगला प्रश्न है क्या है कि कवित रत्नाकर, यहाँ पर कवित होगा, ठीक है, कवित होगा। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, थोड़ा सा मिस्टेक है तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो ये सेनापति जी का हो जाएगा। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि सेना हमारे क्या है? तो रत्न माने जाते हैं देश की सेना, तो ये है। और कल्पद्रुम या कल्प यानी कि वृक्षों के पीछे छुप छुप कर दुश्मनों पर वार भी करते हैं। तो इस तरह छोटा छोटा जो है निमोनिक लगाकर आप इस प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं, काव्य को। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन से नहीं आएंगे? तो रसनिधि आएंगे, बाकी बात ठाकुर हो गए, ये हो गए आलम बोधा रसलीन, ये सारे रीति मुक्त श्रेणी में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर, अब देखिए अब तीनों भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों भाषाओं में अधिकार पूर्वक लिखा है, यानी कि वो अधिकार ही समझते थे कि भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों मतलब विषयों पर उन्होंने लिखा है। तो ऐसे कौन से कवि थे? तो ये कौन थे? तो ये थे हमारे पद्माकर जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया है? किसकी रचनाओं का? तो घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया है? तो ये किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? तो बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार जो हैं ये हैं कृष्ण कवि, जिन्होंने क्या किया कि प्रत्येक दोहों का सवैया में इन्होंने विवेचन किया है, तो ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप उन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आके भक्ति साधना में लग गए भाई। तो ऐसा कौन सा घटना था उसकी उनकी लाइफ में? तो ये जो घटना था कि प्रियतमा कौन थी उनकी? सुजान थी, उनके द्वारा किए गए विश्वासघात। तो देख रहे हैं अभी ये अभी का बात नहीं है, अभी तो हम देख रहे हैं कि तरह तरह की घटनाएं हो रही है कि धोखा खा रहे हैं। तो ये तब की भी बात थी, रीतिकाल में। सोच रहे हैं कि ये रीतिकाल में भी ऐसा होता था कि कोई विश्वासघात, तो ये इन्होंने क्या किया, इनमें तो पॉजिटिविटी आई, इन्होंने कुछ अच्छा किया कि भगवान के शरण में चल गए, वृंदावन जाके वैराग्य इन्होंने हासिल कर लिया और ये भगवान के शरण में चल गए और उपासना करने लगे। तो चलिए इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कुछ गलत कदम इन्होंने उठाया, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं, चलिए बोलना ही इस पर नहीं है, अब खुद देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है यहाँ पर धोखा खाने के बाद। तो चलिए अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई है? तो ये तो सर्वविदित है, बिहारी सतसई पर लिखी गई है।
और यहाँ पर देख सकते हैं जो है बीजक किसकी है, तो कबीर की है, पद्मावत पद्माकर की है, सूरसागर सूरदास की है और बिहारी सतसई बिहारी की है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसने नहीं माना, तो इस पर भी बहुत विवाद है कि किसने बिहारी को कवि माना है, किसने भक्त कवि माना है। तो इस तरह के जो प्रश्न है और विद्यापति से भी संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न को। तो ये मानने वाले हैं मिश्र बंधु, इन्होंने नहीं माना है। बाकी बात ये शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल और ग्रेसन मानते हैं इनको कवि। चलिए अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है। तो गाथा सप्तशती किसकी है, तो ये हाल कवि का हो जाएगा। आर्या सप्तशती, तो ये गोवर्धन। अमरूक शतक, तो अमरूक का ये तो आप समझ जाएंगे। हित तरंगिनी जो है ये कृपाराम का 1541, जो कि अभी मैंने बताया। तो ए का 2 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में है, तो इस तरह ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहारी की ऊहात्मक क्या है, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है, तो किसका प्रभाव है, तो फारसी कविताओं का प्रभाव है। तो ये आप देख सकते हैं शुक्ल जी के बुक में उन्होंने बताया है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है। इस तरह के प्रश्न जो है काफी पूछे जाते हैं और यूजीसी नेट में 22-23 में ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो इसीलिए ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। और इस तरह के प्रश्न आप अगर शुक्ल जी का बुक पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो बुक पढ़ने का जरूरत है, तो इस तरह के प्रश्न आपको बन जाना है, ठीक है। तो क्या है, कितने प्रश्नों का कितने का उल्लेख है, तो टोटल 72 है, ठीक है। कितने, तो 72 ग्रंथों का उल्लेख है शिव सिंह सरोज में कवि देव की रचनाओं का, कि उन्होंने 72 ग्रंथ लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा क्या है। तो माधवानल कामकंदला की जो भाषा है ये क्या है, तो ये अवधी है, ठीक है, ध्यान रखना अवधी है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखी है, तो ये लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और टोटल इन्होंने 713 जो है दोहों की इन्होंने चर्चा की है। और इसमें जो मूल अगर दोहों की बात की जाए तो ये टोटल कितना है, 719, ठीक है। कितना है टोटल मूल दोहों की संख्या 719, लेकिन इन्होंने कितना माना है, 713, ठीक है। कितना, 713, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि फागु की भीड़ अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, तो पंक्ति किसकी है, तो ये पद्माकर जी का है। काफी महत्वपूर्ण और कई बार पूछी गई है एग्जामों में। चलिए अगला प्रश्न है कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं मिलती। काफी महत्वपूर्ण ये कोटेशन है और पूछी गई है ये भी। तो किसने कहा है ऐसा, तो ये कहने वाले थे ग्रेसन महोदय, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ग्रेसन महोदय थे, ग्रेसन महोदय, तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है, तो ये कहने वाले थे रेवंड एडविन ग्रिप्च, तो ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि संगत नहीं है, तो श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का बिल्कुल सही है। रसराज मतीराम बिल्कुल ठीक है। व्यंग्यार्थ कुमुदी ये कहाँ से पद्माकर नहीं आएंगे, कौन आएंगे, तो प्रताप शाही, ठीक है। किसकी है, तो प्रताप शाही की ये रचना है, तो ध्यान रखना है। और रस विलास जो है ये देवकवि की है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है, तो बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहने वाले हैं पदम सिंह शर्मा जी। चलिए अगला प्रश्न है कि नायिका भेद की दृष्टि से सबसे प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि कौन है, तो नायिका भेद की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है, तो ये देव हो जाएंगे, देव कवि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बोधा की प्रेमिका का क्या नाम था, तो बोधा की जो प्रेमिका थी उसका नाम शुभान था, ठीक है। और सुजान
घनानंद की प्रेमिका का नाम था, तो ध्यान रखना है आपको डिफरेंट यहाँ पर, ठीक है, सुभान और सुजान में। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है यहाँ भी आपको। तो वीर सतसई जो है ये वियोगी हरि का है, बिहारी रत्नाकर किसका है, कृष्ण कवि का है, लाल चंद्रिका लल्लू लाल का है, और बिहारी बिहारी सतसई जो है ये वियोगी हरि का है। बिहारी रत्नाकर जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के, लाल चंद्रिका लल्लू लाल का, और बिहारी सवैया जो है अभी मैंने जो प्रश्न कराया था उसका नाम है बिहारी सवैया, जो कि कृष्ण कवि का है। तो ए का आपका V4 हो जाएगा, ए का 4। चलिए नीचे देख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ए का 4 दो ऑप्शन में है, उसके बाद बी का 3rd, तो बी का 3rd भी दोनों ऑप्शन में है, और सी का आपका हो जाएगा 2, तो सी का 2 ये भी दोनों ऑप्शन में है। अरे बाबा ये तो सेम ऑप्शन है भाई, सेम है, तो चलिए बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि काव्य परंपरा को ना मानने वाला काव्य कैसा होता है, अंधा। शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग ना मानने वाला काव्य कैसा होता है, तो बधिर होता है। अछंद दोष से युक्त काव्य पंगु होता है, यहाँ पर पंगु होगा। अलंकार रहित काव्य कैसा होता है कि नष्ट होता है, और अर्थ रहित काव्य मृतक तुल्य होता है। ये कहने वाले कौन हैं, तो ऐसा कहने वाले कौन थे, तो ये केशव दास थे, जिन्होंने अलंकार पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण कोटेशन है ये। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है कि किसी भी कवि का यश उसकी रचनाओं के माध्यम के हिसाब से नहीं होता, कि उन्होंने कितना ग्रंथ कितनी रचनाएं लिखी है हिसाब से नहीं होता। किसके हिसाब से होता है, तो गुण के हिसाब से। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के रचनाओं में चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कहने वाले कौन थे, तो ये कहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, कौन थे, रामचंद्र शुक्ल जी, और ये इनकी बुक में आपको मिल जानी है। तो आज ये 35 प्रश्न जो थे काफी महत्वपूर्ण थे, तो 35 प्रश्न ही मैंने रीतिकाल से संबंधित रखे हैं, और जो मुझे लगा कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया है, इस तरह के प्रश्न तो आ सकता है, तो इसीलिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बताइएगा आपको कि कैसा लग रहा है क्वेश्चन का पैटर्न। तो चलिए अब एग्जाम जो है काफी नजदीक है, तो अब आधुनिक काल और जितना भी विधाएं हैं, मैं एक मैराथन की क्लास ले आऊंगी आप लोगों के लिए, तो चैनल से बने रहें, और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए जरूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें, और फ्रेंड तक भी शेयर करें अपने, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।